मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में मानसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि मानसून प्रारंभ होने से पूर्व सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन, जन सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिए सभी विभाग समन्वित रूप से कार्य करें और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तैयारी रखें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मानसून के बाद 15 नवंबर 2026 तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त भी किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले वर्ष आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शेष कार्यों को मानसून शुरू होने से पहले पूरा किया जाए। पुलों, कलवर्टों और ड्रेनेज सिस्टम की जांच कर आवश्यक मरम्मत कार्य समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए और साथ ही सभी नालों एवं जल निकासी मार्गों की भी सफाई मानसून से पूर्व सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने डेंगू, मलेरिया एवं अन्य जल जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग जीवन रक्षक दवाओं, चिकित्सा उपकरणों एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जनपदों में गर्भवती महिलाओं की अद्यतन सूची मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से प्राप्त कर नियमित रूप से अपडेट रखें। देहरादून में एक निजी नर्सिंग होम पर इलाज में लापरवाही के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जी हां, GMS रोड स्थित निशा नर्सिंग होम में भर्ती एक गर्भवती महिला और उसके नवजात शिशु की मौत के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है। परिजनों के अनुसार शनिवार शाम गर्भवती निकिता मीणा को इलाज के लिए नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि उनकी स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन ने समय पर उचित उपचार नहीं किया और परिजनों को लगातार गुमराह किया गया। बाद में हालत बिगड़ने पर महिला को सिनर्जी अस्पताल रेफर कर दिया, जहां बच्चा और बच्चा दोनों की मौत हो गई है। घटना के बाद परिजन और समाज सेवी CMO कार्यालय पहुंचे और नर्सिंग होम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की गई। तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा ने मामले की जांच के लिए कमेटी का गठन करने और साथ ही जांच रिपोर्ट के आधार पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वो मैंने उनको एडमिट कर दिया, कोई बात नहीं। वो आई, गुटखा गटका से खाने वाली नर्सें रखी हुई उन्होंने, दांत लाल हो रहे हैं उनके, इंजेक्शन लगाती गई, जाती गई, हार्ट बीट चल रही है, ये हो रहा है, झूठ झूठ बोलती रही मेरे साथ में। क्या क्या बोला उन्होंने। जब बेटी को ज़्यादा ही दर्द हो गया फिर उन्होंने उसको बुलाया, नेहा को बुला के, डॉक्टर को बुला के उन्होंने ऐसा किया कि बिना अल्ट्रासाउंड के, बिना ब्लड के उसका ऑपरेशन कर दिया उन्होंने। सतन बिस को थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब आप हमें मेरे पेशेंट की समरी दीजिए और मैं किसी और डॉक्टर से राय लेना चाहता हूँ। लोग तो उन्होंने बदतमीजी कुछ अबड़ता करके सतन बिस को वहाँ से बोला कि आप लोग बाहर जाइए, डॉक्टर हम हैं, ट्रीटमेंट हम करेंगे। उसके बाद कुछ समय बाद 12 बजे 1 बजे के आसपास सतनबिस दोबारा ब्लड लेकर आया और प्लाज्मा लेकर आया। उन्होंने डॉक्टर साहब को दे दी और जब सख्ताई से सतनबिस से कहा, सतनबिस या उनके परिजनों द्वारा वहाँ पर डॉक्टर को कहा गया, तब उन्होंने केस सम दे दी। केस फोर्सफुली बोलना शुरू कर दिया कि हमें डायलिसिस पे लाना पड़ेगा। डायलिसिस पे लाना पड़ेगा। डायलिसिस पे तो नहीं लगता कि डायलिसिस पे आना चाहिए था। आई थिंक उसी टाइम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो गई होगी, तभी इतनी जल्दी उन्होंने डायलिसिस पे लाने के लिए बोला। हमने बोला भी कि आप वेट करो, हम एक बार बात करते हैं आपस में, क्योंकि डायलिसिस कोई छोटा वो तो नहीं है। हमने बोला भी उनको, बट उन्होंने फिर बोला कि नहीं उसको प्रॉब्लम हो रही है, डायलिसिस करना पड़ेगा विदिन। देखिए, आज ही अभी ज्ञापन दिया गया है, निशा नर्सिंग होम है, उसके बारे में शिकायत की गई है कि उनकी लापरवाही की वजह से जो गर्भवती थी जिनका ऑपरेशन वहाँ पे किया गया था डिलीवरी के लिए, तो उनकी वहाँ उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन अराइज हुए अस्पताल में, जिससे उनको सिनर्जी में रेफ़र किया गया और वहाँ जाने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। बच्चे की मृत्यु भी ऑपरेशन के दौरान होना बताया गया है। तो उसमें अभी इनके द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है और इसमें हम एक कमेटी गठित करेंगे और उसमें सिनर्जी अस्पताल को भी बुलाया जाए। नीट UG परीक्षा में कथित पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में देहरादून के गांधी पार्क में युवाओं ने प्रदर्शन कर केंद्र सरकार और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने आरोप लगाया कि पेपर लीक जैसी घटनाएं देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हैं।
उनका कहना था कि जिन परीक्षाओं के माध्यम से देश को डॉक्टर जैसे महत्वपूर्ण पेशेवर मिलते हैं, उनमें पारदर्शिता और निष्पक्षता बेहद जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करते हुए कहा कि यदि इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ियां सामने आती हैं तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। युवाओं ने सरकार से परीक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। आज हमारे देश का एजुकेशन जो है वो सबसे अपने लोएस्ट फॉर्म पे है। इसका कारण सिर्फ एक है, क्योंकि मंत्री अपने खुद के स्कूल कॉलेजेस खोलते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स की कंडीशन जानबूझ के गिराते हैं। इनके मोटिव बस एक है कि इनके कॉलेजेस और स्कूल्स में बच्चे पढ़ें। नीट के पेपर लीक होते हैं, आए दिन नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं। क्यों खुलते हैं? क्योंकि इन्हें अपना खुद का मेडिकल कॉलेज खोलना है। बहुत सारे लोग यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि रेजिग्नेशन क्यों चाहिए, रेजिग्नेशन से कौन सी अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी। लोगों को, जनता को समझ में आना चाहिए कि जब आप कुछ गलत करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, और अगर ऐसे ही चलता रहे तो किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा और जो अनुशासन थोड़ा बहुत बचा है वो भी खत्म हो जाएगा। सो दैट्स इट, दैट इज व्हाई वी आर प्रोटेस्टिंग टुडे। नीट कोई क्लास टेस्ट नहीं है जिसमें किसी बच्चे ने नीचे से कॉपी निकाली और देख के चीटिंग कर ली। नीट पूरे देश के परीक्षा है जिसके बाद डॉक्टर्स बनने होते हैं, उसमें घपला हो रखा है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म हो चुकी है और एनटीए एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ना होकर एक नेशनल टॉर्चरिंग एजेंसी है, जिसमें बच्चा टॉर्चर हो रहा है। देहरादून के विकास नगर के हर्बर्टपुर चौक पर परिवहन विभाग ने आज अचानक ट्रैकिंग अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले ई रिक्शा चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। रोजाना लगने वाले जाम और सड़क किनारे खड़े होकर सवारियां भरने की शिकायतों के बीच हुई कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करते पाए गए 5 ई रिक्शा सीज किए गए, जबकि 9 चालकों के चालान काटे गए। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहन यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहे हैं और जाम की बड़ी वजह बन रहे हैं। विभाग ने भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। हालांकि कार्रवाई के बाद स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं कि जाम की समस्या केवल ई रिक्शाओं तक सीमित नहीं है। लोगों ने मांग की है कि डग्गामार बसों, भारी वाहनों और अन्य नियम तोड़ने वाले वाहनों पर समान रूप से कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी से खबर है, जहां विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मेले को लेकर प्रशासन और पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। 15 जून को आयोजित होने वाले मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु के पहुंचने की संभावना को देखते हुए अधिकारियों ने व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सिटी मजिस्ट्रेट और एसपी सिटी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मेले से जुड़े हुए मार्गों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, जल संस्थान और जल निगम के अधिकारी मौजूद रहे। जो आगामी श्री कैंची धाम का जो मेला है 15 तारीख को जिसका आयोजन होना है, उसी के दृष्टिगत हम लोगों ने यहाँ पर जो फिजिकल इंस्पेक्शन है वो हम लोगों ने किया है। कुछ यहाँ पे काम चल रहे थे रोड से रिलेटेड, तो उसमें उनको टाइम से बाइंड अप करने के लिए, और जो काम बाइंड अप नहीं हो पा रहे हैं उनको तब तक वहाँ पर टेम्परेरी अरेंजमेंट करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित किया है मौके पे। कल इसमें डीएम साहब के स्तर से बैठक आयोजित की गई थी, और चूँकि हल्द्वानी हमारा रेल हेड है और यहाँ पर विभिन्न बसों के माध्यम से भी और ट्रेन के माध्यम से भी यात्री आते हैं, तो उसको देखते हुए हम लोग काठगोदाम रेलवे स्टेशन, हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन और केमू स्टेशन से शटल सेवा चलाएंगे पूर्व की भांति, और उसके लिए भी किराया जो है वो नियत किया गया है और शटल की संख्या भी निर्धारित की गई है, जिसमें रोडवेज की बसें हैं, केमू की बसें हैं। और ये 14 तारीख की रात्रि से ही हम लोग इसको फंक्शनल करेंगे। जो लोग देर रात ट्रेन के माध्यम से आएंगे, बसों के माध्यम से आएंगे, उनको भी ये सुविधा देंगे, और फिर प्रातःकाल 15 तारीख से इसको संचालन किया जाएगा और इसको वाया जोलीकोट भवाली होते हुए। मसूरी के आईडीएच क्षेत्र स्थित कूड़ा डंपिंग जोन में देर रात भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी विकराल थी कि उस पर काबू पाने में ही फायर सर्विस की टीम को 6 घंटे का समय लग गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 12:30 बजे डंपिंग जोन में आग लगी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मौके पर पहुंची टीम ने प्रयास कर आग पर नियंत्रण पाया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने आशंका जताई कुछ शरारती तत्वों ने आग लगाई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। उन्होंने बताया मौके पर रिसाइकलिंग के लिए छांटा गया कूड़ा रखा हुआ था, जिससे कि संबंधित कंपनी को नुकसान हुआ है। वहीं फायर सर्विस अधिकारियों के अनुसार आग काफी भीषण थी, लेकिन समय रहते नियंत्रण कर लिया। किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। रात को हमारे सेंटर के करीब जो एक स्टोर बनाया गया था, जिसमें वो रिसाइकिल वाला कूड़ा रखा हुआ था,
वो उसमें आग लग गई, अचानक आग लग गई, लेकिन शुक्र है ऊपर वाले का कि उसके आसपास कोई बस्ती नहीं थी, जिसकी वजह से किसी भी तरीके की जनहानि को नुकसान नहीं हुआ है। रात लगभग 1:45 की हमारे पे सूचना आई और सूचना आने के बाद हम सीधे अपने छोटी गाड़ी भेजी। उसमें बताया गया कि कूड़े के छोटे से कूड़े के उसमें आग लगी है, लेकिन जब हमने जाके देखा कि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बड़ी आग है तो हमने दूसरी गाड़ी भेजी। फिर पंपिंग करके फिर हमने उनको बुलाया, क्या नाम है, नगर पालिका से जेसीबी बुलाई, जेसीबी के द्वारा वो कराया गया और फिर उसमें पानी ख़त्म होने के बाद फिर हम जेपी होटल से पानी लाए और इस प्रकार से हमने 3-4 बार। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर अभी से सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं। इस बीच कई बयान और दावे भी देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा विधायक विनोद चमोली ने टिकट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, जिन सीटों पर एक से ज्यादा दावेदार हैं वो पार्टी के लिए अच्छी स्थिति है, इसका मतलब वहां जीत की संभावना ज्यादा है, तभी लोग टिकट मांगते हैं। चमोली ने साफ किया कि सिटिंग विधायकों को ही पहले मौका मिलेगा। अगर कोई विधायक खुद चुनाव लड़ने से इनकार करता है या अपरिहार्य परिस्थिति बनती है तभी नए चेहरों पर विचार होगा। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार वही होगा जो सीट आसानी से जीता सके, तो वहीं अभी समय है, इंतजार करना होगा कि कितने सिटिंग विधायक खुद मैदान छोड़ते हैं। पहली बात तो यह है कि जिन सीटों पर एक से अधिक दावेदार हैं, मैं उसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि इसका मतलब वहाँ जीतने की संभावना ज़्यादा है और इसीलिए ज़्यादा लोग वहाँ पर टिकट मांगते हैं कि किसी को भी टिकट मिलेगा तो जीतेगा। उसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो पार्टी की सीट होती है, जो सिंबल की सीट होती है। तो जहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो हमारे लिए बेहतर स्थिति बताती हैं। जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, तो जहाँ पर सिटिंग विधायक हैं तो स्वाभाविक तौर पर पहले उनको ही आंका जाएगा। यदि कोई अपरिहार्य परिस्थितियाँ होंगी, कोई विधायक कहेंगे कि मैं लड़ने का इच्छुक नहीं हूँ, तो फिर किसी अन्य पर विचार किया जाएगा, वहाँ पर वो भी देखा ही जाएगा। चंपावत जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए विशेष प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी मनीष कुमार के निर्देश पर ARTO टनकपुर द्वारा चलाए जा रहे अभियान के तहत जून माह में 3171 वाहनों की जांच की गई, जिनमें 1057 वाहनों के चालान किए गए। ये आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 2 गुना है। अभियान के दौरान सबसे अधिक 149 चालान बिना टैक्स वाहन संचालन पर किए गए, जबकि ओवरलोडिंग के 100 मामलों में कार्रवाई हुई। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग के 35, बिना परमिट के 31, बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के 31 और मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने वाले 21 चालकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। नशे में वाहन चलाने के 2 मामलों में चालान किए गए। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया, सड़क सुरक्षा को लेकर ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में डेंगू की रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। अधिकारियों के मुताबिक 15 जून से डेंगू नियंत्रण अभियान को व्यापक किया जाएगा। फिलहाल जिले में डेंगू का कोई भी मामला नहीं है, लेकिन 10 चिन्हित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर लार्वा जांच और जन जागरूकता अभियान चलाएंगी। डेंगू मरीज मिलने पर आसपास के 50 घरों का सर्वे कराया जाएगा, तो वहीं नगर निगम के सहयोग से फॉगिंग और सफाई अभियान भी लगातार जारी रहेगा। वो लेकर के हम अपनी पूरी जो तैयारी है वो कर चुके हैं। जो आशाओं की ट्रेनिंग है वो करा चुके हैं, आशा फिजिकल ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। इंटर डिपार्टमेंटल जो मीटिंग है वो हमारी इसमें हो चुकी है। अभी DM साहब की अध्यक्षता में भी एक बैठक इसमें अभी हुई थी। अभी आज ही मैं अभी सीडीओ साहब की अध्यक्षता में इसमें बैठक थी, उसी से मैं भी आया भी हूँ। तो उसमें यही है कि जो भी हम पूर्व वर्षों की भांति जो हम करते रहते हैं, जो एक्टिविटी हमने की थी, जो हॉटस्पॉट हमने आइडेंटिफाइड किए हैं पूर्व के, उसमें उन हॉटस्पॉट पे विशेष ध्यान रखा जाए। जन जागरूकता का कार्य जो है वो सभी डिपार्टमेंट की मदद से जो है उसमें किया जाए। IC ज़्यादा की जाए और उसमें IC जो है वो हम जो हमारे डिग्निटीज़ हैं, बड़े लोग हैं, उनसे अपील के माध्यम से हम सोशल मीडिया में प्रचारित करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इसका प्रचार कर पाएँ, इनमें जागरूकता पैदा कर पाएँ। ये तो पहला ही हमारा वो है। दूसरा, हम इसमें डेंगू वॉलंटियर्स भी रखते हैं। तो अभी जैसे निर्देश मिले हैं 15 जून से हम कोशिश करेंगे कि 15 जून से उनको अपॉइंट करके और 15 जून से जो डेंगू वॉलंटियर्स हैं
सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ राज्य सरकार की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर विशेष वर्ग को टारगेट करने का आरोप लगाया है। इस पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि कांग्रेस का आजादी के बाद से आज तक सिर्फ तुष्टीकरण पर ध्यान रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल एक वर्ग विशेष की चिंता करती है। इसके साथ ही कांग्रेस आज बुरी तरह हताश और निराश है, जिसके कारण वह भाजपा पर अनर्गल बयानबाजी कर रही है। परिहार ने स्पष्ट कहा, भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चलती है। अतिक्रमणकारी कोई भी हो, उत्तराखंड सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस बेवजह इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है। भारतीय जनता पार्टी महानगर देहरादून की माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर मासिक बैठक अपना जो द्वितीय सप्ताह है महीने का, उसमें जिले की बैठक करने का आह्वान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा किया गया, जिसके क्रम में आज देहरादून महानगर की बैठक यहां पर आयोजित की गई। विभिन्न विषय, सबसे पहले तो पूरे देश भर के लिए ये बधाई का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी कल इस देश के सबसे लंबे चुने हुए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो उस पर पूरे क्षेत्रों में, हर क्षेत्र के मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम उनकी दीर्घायु के लिए, विकसित भारत की और उनके बढ़ते कदमों के लिए कल प्रातः रखे गए हैं। इसके बाद हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ऊधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र के ग्राम रायपुर में आयोजित दादा गुलाब सिंह जी के विशाल मेले का शुभारंभ पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु क्षेत्रवासी मौजूद रहे। ग्राम रायपुर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दादा गुलाब सिंह जी का विशाल मेला श्रद्धा उत्साह के साथ आयोजित किया गया। मेले के उद्घाटन के लिए पहुंचे पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल का आयोजकों और ग्रामीणों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। तो वहीं इस दौरान पूर्व विधायक ने मेले के सफल आयोजन के लिए समिति को शुभकामनाएं दी और कहा कि ऐसे धार्मिक एवं सांस्कृतिक आयोजन समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ दुकानों और झूलों का भी विशेष आकर्षण रहा। गुलाब सिंह जी को यहाँ पर जो माना है, उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है और कई सालों से यहाँ पर वार्षिक मेला लगता है और धीरे धीरे इसका बड़ा विस्तार होता जा रहा है। लगभग अब 5 एकड़ जमीन में इस समय ये मेला लग रहा है। हजारों की संख्या में नट समाज उत्तर प्रदेश से और आसपास के प्रदेशों से, राजस्थान से, उत्तराखंड से यहाँ पे एकत्र होता है और यहाँ पर जुलूस भी निकलता है। 5 दिन का मेला रहता है। तो यहाँ पर इनकी आस्था बाबा गुलाब सिंह जी के प्रति है और जो उनकी मनोकामना यहाँ पूरे करने के लिए यहाँ पर नट समाज पूरे उत्तरी भारत से आता है। ये हर साल इसका विश्व ओलंपिक दिवस के अवसर पर देहरादून जिले में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। 23 जून को मनाए जाने वाले विश्व ओलंपिक दिवस को लेकर तैयारियां भी अब अंतिम चरण में। जिला क्रीड़ा अधिकारी रविंद्र भंडारी ने बताया, इस वर्ष आयोजित होने वाले ओलंपिक दिवस कप के तहत वुशु, हॉकी, फुटबॉल, हैंडबॉल और बॉक्सिंग सहित कई खेलों को शामिल भी किया गया है। प्रतियोगिताएं 20 जून से शुरू होकर 23 जून तक चलेंगी, जिनमें के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया, सभी प्रतियोगिताएं ओपन स्तर पर ही आयोजित की जाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक खिलाड़ी भाग ले सकें। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और इसकी अंतिम तिथि 19 जून निर्धारित की गई है। तो वहीं विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया जाएगा, जिससे कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहन मिल सके। आगामी जो 23 जून को ओलंपिक दिवस है, उसके में जनपद स्तरीय विभिन्न खेलों में हम लोग प्रतियोगिता का आयोजन कराएंगे, जिसमें हम फुटबॉल अंडर 15 बालक एवं ओपन बालिकाओं का जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे। वुशु में अंडर 15 बालक बालिकाओं की प्रतियोगिता होगी और बॉक्सिंग अंडर 15 बालक बालिका, हॉकी अंडर 15 बालक बालिका एवं अभी हमारा प्लान है कि बेसबॉल में भी हम लोग इसमें एक जनपद स्तरीय प्रतियोगिता कराएंगे बालिकाओं का। और 21 तारीख को क्योंकि योगा दिवस भी है, तो उसमें हमारा ये है कि जितने
नरेंद्र नगर में मतदान के दौरान प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल की मौजूदगी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं और कुछ स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि मंत्री मतदान केंद्र परिसर में पहुंचे, जो कि आचार संहिता और निर्वाचन नियमों का उल्लंघन है। विरोध करने वालों का कहना है कि मतदान के दिन किसी भी मंत्री या फिर जनप्रतिनिधि को मतदान केंद्र में केवल मतदान करने की अनुमति होती है, जबकि चुनावी गतिविधियों या अनावश्यक मौजूदगी पर प्रतिबंध रहता है। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं। मसूरी सिविल अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर खजान सिंह चौहान ने अस्पताल को केवल रेफरल सेंटर बताए जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 वर्ष में अस्पताल की ओपीडी में लगभग 80,000 मरीजों का उपचार किया गया, जबकि करीब 20,000 इमरजेंसी मामलों को भी संभाला है। इस प्रकार 1 साल में 1 लाख से अधिक मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। डॉक्टर चौहान के अनुसार अस्पताल के रिकॉर्ड में रेफरल का प्रतिशत मात्र 0.3% ही निकला है, जिससे कि स्पष्ट है अधिकांश मरीजों का उपचार स्थानीय स्तर पर किया जा रहा है। उन्होंने कहा एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और प्रसव जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं भी अस्पताल में ही नियमित रूप से उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा बिना तथ्यों के अस्पताल को रेफरल सेंटर बताने से सरकार की छवि प्रभावित होती है और यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल भी गिरता है। हालांकि उन्होंने स्टाफ की कमी स्वीकार करते हुए बताया 12 वार्ड बॉय के सापेक्ष वर्तमान में केवल 2 कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पे जो ओपीडी देखी गई है हमारे द्वारा, ये 84,000 प्लस देखी गई है और इमरजेंसी केसेस 20,000 से अबव देखे, यानी 1 लाख से ऊपर ज़्यादा मरीजों को देखा गया। जब मैंने नीचे रेफरल आंकड़ा निकाला तो 0.3% निकला, दैट इज नथिंग। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये जो रेफरल सेंटर बन गया है? मैं आपको डाटा दूंगा, अब आप चाहो तो इसको शेयर भी कर सकते हो कि हमने कितने मरीज देखे पूरे हॉस्पिटल में, कितने एक्सरे हुए, कितने अल्ट्रासाउंड हुए, कितने पैथोलॉजी जांच हुई, कितनी भर्ती हुई, कितनी डिलीवरी हुई, कितने ऑपरेशन हुए। मेरे पास सारे डाटा अवेलेबल है, तो इसलिए मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जो बता रहा हूँ तथ्यों के साथ बता रहा हूँ। तो जो भी ये कहता है कि ये रेफरल सेंटर बन गया, देखिए लोगों की मन की भड़ास है। कोई स्पेशली मैं उनसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसी चीज़ें ना बोल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल उत्तराखंड के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज को तय समय पर शुरू कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जनपद चंपावत के लोहाघाट क्षेत्र स्थित छमनिया में लगभग 237 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन महत्वाकांक्षी परियोजना का जिलाधिकारी मनीष कुमार ने निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था और विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए सभी निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरे किए जाएं। उन्होंने कहा गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डीएम ने कॉलेज परिसर में विकसित की जा रही आधुनिक खेल सुविधाओं का निरीक्षण करते हुए फुटबॉल ग्राउंड, एस्ट्रोटर्फ, हॉकी मैदान, वॉलीबॉल एवं बास्केटबॉल कोर्ट, सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक समेत विभिन्न खेल अवसंरचनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बुधवार तड़के कठौल चलथी मार्ग पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। जी हां, मुनस्यारी से हरियाणा के सोनीपत जा रही कार अनियंत्रित होकर 70 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 5 लोग घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला। उपचार के लिए उपजिला चिकित्सालय टनकपुर पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 3:21 पर डीसीआर के माध्यम से दुर्घटना की सूचना मिली। बताया गया शीशनगर और कठौल के चलथी के बीच एक कार खाई में गिर गई है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राकेश कठायत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और अंधेरे और कठिन परिस्थितियों के बीच भी राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कार संख्या HR10AN 7221 मुनस्यारी से सोनीपत जा रही थी। रास्ते में चालक को नींद की झपकी आने से वाहन अनियंत्रित हो गया और सीधे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में घायल हुए विवेक, अमनदीप, मोहित, चालक आदित्य और अतुल सभी निवासी सोनीपत हरियाणा के बताए जा रहे हैं।
सलाखोई में मौजूद सगंध पौधा केंद्र CAP में वाणिज्य मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और आयुष एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आयुष क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप, उद्योग प्रतिनिधि और निर्यातकों को भारत के मुक्त व्यापार समझौतों से मिलने वाले अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मौजूद आयुष मंत्रालय से संयुक्त सलाहकार डॉक्टर देवाशीष पांडा ने नीतिगत सुधारों से लेकर कई अहम विषयों की जानकारी दी। तो वहीं वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव अमित वर्मा ने बताया, भारत सरकार के बेहतर प्रयासों से भारत का निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है और आयुष को प्राथमिकता वाले सेक्टर के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। गवर्नमेंट है उसके 12 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं, हम हमारे पिछले 12 साल के क्या उपलब्धियां हैं उसका एक हम मैसेज आप लोगों को देना चाहते हैं। बट उससे भी इम्पोर्टेंट इसमें जो हम मैसेज यहाँ पर देहरादून में देना चाहते थे कि एक देहरादून उत्तराखंड हमारा एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रदेश है आयुष के एक्सपोर्ट्स के लिए, और आयुष एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्टर है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी इसके बारे में काफ़ी फोकस किया गया है और रिसेंटली जितने भी हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुए हैं उसमें आयुष के लिए हमने स्पेशल प्रोविज़न दिया है। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी इंडस्ट्री है उन बेनिफिट्स को अवेल करे। उसके अलावा नए हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन अभी शुरू हुआ है नवंबर में लास्ट ईयर, और उसमें करीब 25,000 करोड़ का उसमें हमारा आउटले है, जिसमें निर्यात दीक्षा और निर्यात प्रोत्साहन, जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स और जो उसके प्रमोशनल एस्पेक्ट्स हैं उन दोनों को ही कवर किया गया है। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री उसके बारे में ठीक से जानकारी ले और उन्हीं को उपयोग करते हुए भारत से एक्सपोर्ट्स को बढ़ाए, जिससे हमारा अगले 2030 तक जो टारगेट मिला है हमको कि हम $1 ट्रिलियन तक का गुड्स का एक्सपोर्ट और $1 ट्रिलियन का सर्विसेज का एक्सपोर्ट पहुंच सकें, जो कि अभी $800 बिलियन पे है। तो वो ग्रोथ हम अगले कुछ सालों में पा सकें, उसी के एक डिस्कशन के लिए आज की ये मीटिंग को हमने आयोजित किया। गवर्नमेंट है उसके 12 साल पूरे हुए, उस उपलक्ष्य में जो सभी मिनिस्ट्रीज हैं हम